हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का ये तीसरा पार्ट है। यदि भविष्य में आप बिहार एसएससी सीजीएल के साथ बिहार दरोगा या इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि महत्वपूर्ण कितना है। प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यायालय की महिला न्यायाधीश, इसमें देखेंगे हम लोग उच्चतम न्यायालय में अभी तक कौन कौन महिला न्यायाधीश जो हैं वो रह चुकी है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है फातिमा बीबी है। 6 अक्टूबर 1989 से यहाँ पे 92 तक ये रही थी। तो ये ध्यान रखना है, फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश है जो उच्चतम न्यायालय में बनी थी। उसके बाद जो है सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजन देसाई, भानुमति। तो ये जो है आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न हो सकता है यहाँ से पूछ ले। बीवी नागारत्ना, हेमा कोहली और बेला त्रिवेदी, ये सभी उच्चतम न्यायालय में काम कर चुकी है महिला न्यायाधीश के रूप में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अंतर क्या है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर क्या है, तो इधर जो है आपका आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, इस तरफ आ जाएगा उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है, और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। तो यहाँ जो है ये हो गया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। बार बार पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 34 है। इनकी संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकते हैं। अभी जो है मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है, यानी 33 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है। इधर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकते हैं, तो राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय में रह चुका हो तथा 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। यदि न्यायाधीश है तो 5 वर्ष तक, अधिवक्ता है तो 10 वर्षों तक रहना होगा। नेक्स्ट है इधर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने हेतु उसे 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर एवं 10 वर्ष तक ही अधिवक्ता के रूप में कार्यभार कर चुका होना चाहिए। तो ये उच्च न्यायालय में है, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे होंगे या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किए हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद को धारण किए रहते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष तक जो है 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो सर्वोच्च में 65 है, उच्च न्यायालय में 62 है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है उच्चतम न्यायालय में 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 होता है सर्वोच्च न्यायालय में। और इधर जो है उच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए अभी कुछ अंतर और है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बार बार यहाँ से आपको एग्जाम में आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, पेंशन आदि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पे होता है। वेतन और भत्ता राज्य में देते हैं, और पेंशन जो है वो केंद्र सरकार यानी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति है यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं तो वो कभी पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे, कभी हो सकता है कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे, कभी हो सकता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे, कभी हो सकता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे। तो ये जो
है एक ही व्यक्ति यहाँ पे 1 2 3 4 राज्यों में जो है मुख्य न्यायाधीश के या न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। तो पेंशन जो है, पेंशन तो चारों राज्य से नहीं मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है वेतन जिस राज्य में वो काम कर रहा है तो वो तत्काल जो है उस राज्य से वेतन भत्ता दिया जाएगा। लेकिन पेंशन जो है, पेंशन उसको कहाँ से मिलेगा? तो पेंशन मिलेगा भारत सरकार की संचित निधि से, क्योंकि ये 4 राज्य में कार्य कर चुके हैं। एक व्यक्ति एक या अधिक से राज्यों में काम करते हैं न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में, तो इसीलिए उनको राज्य से न केंद्र से मिलता है, यानी भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। ऐसे में तो 5 राज्य में काम किया तो 5 राज्य से पेंशन मिलेगा, इसीलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है कि भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाएगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों पर रीट जारी करने की शक्ति है और उच्च न्यायालय को 226 के अधीन मूल अधिकारों सहित अन्य प्रयोजनों पर भी रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों पर रीट जारी करने का शक्ति है, केवल मूल अधिकारों के लिए। लेकिन उच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकार के साथ साथ अन्य प्रयोजनों पर भी रीट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को 143 के अधीन परामर्श दे सकता है। और ये कल हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का जो है परामर्श, राष्ट्रपति को परामर्श देने से सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया था। अयोध्या मंदिर का जो मामला था 1993 में, उस पे जो है ये इनको नहीं दिया गया था राष्ट्रपति को परामर्श। उच्च न्यायालय को यह शक्ति नहीं प्राप्त है, यानी परामर्श देने का शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिए, प्रश्न हो सकता है ऐसे आ जाए कि राज्यपाल को परामर्श कौन देंगे या राज्यपाल कहाँ से परामर्श ले सकते हैं? उच्च न्यायालय यदि ऑप्शन में रहेगा तो वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह के बाद भी राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह के बाद ही राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश हैं तो उसकी नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश जो पीठ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो पीठ है उसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से सलाह लेने के बाद ही परामर्श देते हैं। यहाँ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति को परामर्श देगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 2 से करेंगे, यानी 2 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के होंगे वो किसी में नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा ऐसे अन्य उच्च न्यायालय जिसमें उसने अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है को छोड़कर किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अब प्रारंभ हो जाएगा उच्च न्यायालय प्रारंभ हो जाएगा। उच्च न्यायालय में पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है? उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान भाग 6 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 में। वर्तमान भारत में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? 25 है और प्रत्येक राज्य में होगा अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की स्थापना तथा इनके लिए अन्य
प्रावधान करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय की स्थापना तथा इनके लिए अन्य प्रावधान करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद को ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो है ये संसद को दिया गया है, संसद के पास है। किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों अथवा किसी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? तो यह जो है संसद को अधिकार है, अनुच्छेद 231 के तहत दिया गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय को बना सकते हैं। उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो उच्च न्यायालयों का गठन किया जाता है अनुच्छेद 216 के तहत। उच्च न्यायालयों का गठन 216 के तहत। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 217 में दिया गया, अनुच्छेद 217। वे कौन संघ शासित राज्य है जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी तक जो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। उच्च न्यायालयों की स्थापना के बारे में प्रावधान किन अनुच्छेदों में उपबंधित है? तो उच्च न्यायालय के स्थापना के बारे में 214 एवं 231। 214 के तहत कहा गया है प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। 231 में कहा गया है एक से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी, यह उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी संसद को अधिकार है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए यानी यूटी के लिए जो है उच्च न्यायालय स्थापना यानी गठित करने का अधिकार अनुच्छेद 241 में दिया गया है। 241, तो ध्यान रखिए राज्य के लिए 214 में है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 231 में है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय 241 में दिया गया है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी इनकी नियुक्तियां समय समय पर किसके द्वारा की जाती है? यानी न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विधि का व्यवसाय करने पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरोपित किया गया है? क्या हो रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विधि द्वारा व्यवसाय करने पर निर्बंधन, व्यवसाय करने पर निर्बंधन अनुच्छेद 220 के तहत दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1812 में। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष कर दी गई? यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई है। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ऐसा किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तो राष्ट्रपति कहाँ से करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस राज्य में जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श किसकी सलाह पर देते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात। तो इसको समझिए, जो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो मुख्य न्यायाधीश कहाँ से किससे परामर्श करते हैं? उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जो है देते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो अथवा 10 वर्ष तक एक या अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुका हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो अथवा 10 वर्ष जो है वकील रह चुका हो।
ये योग्यता ध्यान रखिएगा। अगला है किसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि राष्ट्रपति के बदले राज्यपाल करेंगे, नहीं करेंगे, राष्ट्रपति ही करते हैं उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है 224 के तहत दिया गया है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? केवल उच्च न्यायालय में। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पूछा जाता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में। उसी प्रकार जो है उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है। यहाँ पे जो है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 224 के तहत। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? केवल लगा दिया है उच्च न्यायालयों में। अपर न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। अपर न्यायाधीशों का कार्यकाल 2 वर्ष, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? अब प्रश्न ये था आप लोगों के मन में कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति ही आखिर क्यों की जाती है? तो कार्य की वृद्धि के कारण यदि किसी उच्च न्यायालय में ज़्यादा कार्य आ गया है तो उसको निपटाने के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति करते हैं कार्य की वृद्धि के कारण। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आयु से संबंधित उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आयु से संबंधित प्रश्न जो है इस पे विनिश्चय कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अब अगला यहाँ पे प्रश्न आएगा, पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं पद ग्रहण करने से पहले अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण का प्रावधान है। इसी के तहत शपथ दिलाते हैं कौन? राज्यपाल, यानी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से। यहाँ पे क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दी जाती है? तो राज्यों की संचित निधि से। वेतन भत्ते राज्य से देंगे, पेंशन कहाँ से देंगे? भारत की संचित निधि से। अगला है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है? तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे में भारत के राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितने हैं? 62 वर्ष 15वां संविधान संशोधन के तहत 1963 में किया गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कहाँ के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान एवं निकोबार का जो उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य या संघराज्य क्षेत्र को छोड़ करके यहाँ बात किया गया है? यानी भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं जहाँ पे उनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आता है? तो टोटल 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जहाँ पे एक से अधिक राज्य क्षेत्र आता है। कौन कौन से हैं आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है? तो यहाँ पे ऑल ओवर किया गया टोटल, तो टोटल कितने हैं? 7 हैं। 7। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से
अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के तहत। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रशासनिक कार्य क्या होता है? जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश का प्रशासनिक कार्य क्या होता है? निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रशासनिक कार्य क्या है? निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करना। कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो कौन एक रीट है जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? संवैधानिक, सांविधिक, मौलिक अधिकार। भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? तो चलित न्यायालय 2007, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इनका देन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मन का ये जो है उपज है, यानी मानसपुंज मन का उपज है। अगला है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने कार्यरत न्यायालय से भिन्न उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालयों में कार्यभार कर सकता है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 220 के तहत। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अगला है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये जो है फैसला दिया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है, 3 तलाक की प्रथा को कब आपराधिक घोषित किया गया था? 3 तलाक की जो प्रथा है इसको आपराधिक घोषित किया गया था विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में आपराधिक घोषित किया गया था। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने दिया था कि प्रत्येक जो है उच्च न्यायालय उसमें 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। HR खन्ना के द्वारा ये लाया गया था। उच्च न्यायालय एवं उसका जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है यहाँ पे देख लेंगे किसके अंतर्गत कौन आता है। तो जम्मू एवं कश्मीर जो है, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख ये न्यायिक क्षेत्राधिकार है। मुख्यालय कहाँ है? श्रीनगर और जम्मू में, यानी जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है श्रीनगर, जम्मू। बम्बई उच्च न्यायालय जो है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? ध्यान से देखिए, बम्बई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र में तो आएगा ही महाराष्ट्र, साथ में गोवा आता है, दादर और नागर हवेली, दमन द्वीप। तो बम्बई उच्च न्यायालय में 2 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य तो एक महाराष्ट्र है, दूसरा राज्य आपका गोवा हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नागर हवेली। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। खंडपीठ कहाँ कहाँ है बम्बई उच्च न्यायालय का? नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। नागपुर, औरंगाबाद, पणजी। कोलकाता का जो उच्च न्यायालय है, कोलकाता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इसका जो है मुख्य पीठ कोलकाता में है और अन्य जो खंडपीठ है ये पोर्ट ब्लेयर में है। तो आप तो यहीं तक याद रखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय में कौन कौन से राज्य आते हैं? पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी 1 केंद्र शासित प्रदेश। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है इसमें असम के साथ साथ नागालैंड आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। यानी 3 राज्य ऐसे हैं जो जिनका उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है एक तो असम का है, साथ में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी। केरल का जो उच्च न्यायालय है केरल और लक्षद्वीप आता है। इसमें केरल के साथ लक्षद्वीप आता है और ये कहाँ है? एर्नाकुलम में। चेन्नई जो है, चेन्नई का उच्च न्यायालय
चेन्नई में है, इसमें तमिलनाडु के साथ चेन्नई शामिल है। पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसमें शामिल है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। पंजाब हरियाणा दो राज्य और चंडीगढ़ जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है इसी में। भारत के उच्च न्यायालय और इसके स्थापना वर्ष को देखेंगे और महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। मुंबई उच्च न्यायालय जो है 1862 में बना था, मुंबई। उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय 1862, कोलकाता 1862, यानी मुंबई, मद्रास, कोलकाता ये तीनों जो है आपका बना था 1862 में। और इस तीनों में प्रथम कौन है आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में बना था। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में। पटना उच्च न्यायालय तो आप बिल्कुल याद रखिएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय बना है। कब? 1916 में। जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय कब बना था? 1928 में जम्मू कश्मीर का। मध्य प्रदेश का 1936 में। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय जो चंडीगढ़ में है 1947 में। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है 1948 में बना था, 1948। ओडिशा का उच्च न्यायालय 1948, राजस्थान का 1949, केरल का उच्च न्यायालय 1956, गुजरात का 1960 और दिल्ली उच्च न्यायालय जो है 1966। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में बना था और दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में। और पटना उच्च न्यायालय ध्यान रखिएगा 1912 में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928 में। अब है हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय जो बना था 1971 में। सिक्किम जो है, सिक्किम का उच्च न्यायालय 1975 में। छत्तीसगढ़ का 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य भी बना था। झारखंड का भी 2000 में, उत्तराखंड का भी 2000 में। मेघालय भी 2013 में अपना उच्च न्यायालय बना लिया था। मणिपुर का 2013 में। और त्रिपुरा, यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं जहां पे उच्च न्यायालय आया था 2013 में। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है ये कब बना था? आंध्र प्रदेश का 2019 में। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में। हैदराबाद उच्च न्यायालय 1954 में स्थापित हुआ था, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का ये बना है 2019 में। तेलंगाना का भी 2019 में, क्योंकि 2 जून 2014 को ये अलग हो गया था तेलंगाना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न है किस उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। यहाँ पे प्रश्न को समझिए, पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को भी प्राप्त है, उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। मूल अधिकारों से संबंधित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है? तो मूल अधिकार से संबंधित जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को 32 के तहत, उच्च न्यायालय को 226 के तहत। कन्फ्यूजन नहीं करना है, सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, उच्च न्यायालय छोटा है, बस इसका उल्टा कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को यानी बड़ा न्यायालय को छोटा अनुच्छेद के तहत, छोटा न्यायालय को बड़ा अनुच्छेद के तहत, तो ये ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार किसे है? जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या क्या है इसको समझिए। उच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह विधायिका एवं कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। कौन कौन से प्रावधान संविधान में उल्लेखित है? यानी विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा गया है उच्च न्यायालय को भी, यानी उच्चतम न्यायालय तो है ही। तो यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है इसको ध्यान से समझिए। उच्च न्यायालय की कार्यों की रीति एवं अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण। उच्च न्यायालय की कार्यों की रीति एवं अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बनाना, अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए नियम बनाते हैं। अपने अपमान के लिए किसी को दंडित करना। वेतन राज्य संचित निधि से व पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वेतन राज्य से, पेंशन भारत की संचित निधि से। और नेक्स्ट है, उसे साधारण बहुमत द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा
उच्च न्यायालयों के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति, वेतन, भत्तों, पेंशन एवं छुट्टी से संबंधित नियम बनाने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारियों व या सेवकों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता, पेंशन ये बनाने के लिए राज्यपाल से जो है परामर्श करते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी कोई व्यक्ति यदि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना चाहते हैं तो उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी कर सकता है? तो 134 क के तहत उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय की तरह अभिलेख या न्यायालय होंगे। इसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय जो अभिलेख्य न्यायालय था 129 के तहत, और ये होगा 215 के तहत, यानी उच्च न्यायालय 215 के तहत। भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये उच्च न्यायालय की है, तो ये लीला सेठ बनी थी। लीला सेठ प्रथम बार बनी थी हिमाचल प्रदेश में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। कोई उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करेंगे? तो उच्च न्यायालय 226 के तहत। सभी उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है? 227। सभी उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति का प्रावधान 227 में दिया गया है। प्रश्न समझिए कि सभी उच्च न्यायालय जो है उसको अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति दिया गया है 227 में। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है अधीनस्थ न्यायालयों के अंतरण की। उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है अधीनस्थ न्यायालयों के अंतरण की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी पद पर ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय से असंलग्न हो न्यायालय में नियुक्त करने से पूर्व किसका परामर्श लेने का उपबंध किया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग की। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी पद पर ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय से असंलग्न हो, उच्च न्यायालय से अलग हो, न्यायालय में नियुक्त करने से पूर्व किसका परामर्श लेने का उपबंध किया गया है? तो ये राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लेंगे। ध्यान से समझिए। यहाँ पे कहा गया संसद की इस शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है कि 2 या 2 से अधिक अथवा किसी संघ राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित की जा सकती है? तो 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हो या फिर संघ राज्य हो उसके लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, 231 में कहा गया है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख है, अन्य का जो है 2,25,000। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है? तो ट्रांसफ़र करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करेंगे? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अगला अधीनस्थ न्यायालय के बारे में यहाँ समझिए। जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों को संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय भी राज्य के अंतर्गत आता है, तो भाग 6 में 233 से 237 तक। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन है? तो दीवानी न्यायालय जो है सिविल कोर्ट, तो इसी को कहते हैं जिला जज का, जिला जज का। जिले का सबसे बड़ा फौजदारी आपराधिक न्यायालय कौन है? सत्र न्यायाधीश का न्यायालय जो है ये फौजदारी हो गया और ये दीवानी हो गया। तो दीवानी फौजदारी तो आप लोग समझ रहे होंगे कि दीवानी में जो है ज़मीन जायदाद से संबंधित मामला देखते हैं, फौजदारी वाले में जो है जो मारपीट वाले होते हैं उसको देखा जाता है। किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव प्राप्त होना चाहिए? यानी जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष तक जो है अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए? 7 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। यहाँ ध्यान रखिए
कि न्यायाधीश के मामले में केवल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उच्चतम न्यायालय में तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के सबसे बड़े राजस्व न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्व मंडल। राज्य के जो सबसे बड़े राजस्व न्यायालय हैं उसको राजस्व मंडल के नाम से जानते हैं। सबसे निचले स्तर पर भू राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो सबसे निचले स्तर पर जो भू राजस्व संबंधी मामले हैं इसकी सुनवाई तहसीलदार करते हैं। तहसीलदार, इसको ध्यान रखिए, तहसीलदार। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है? जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है? उच्च न्यायालय का 235 के तहत। यहाँ पे जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय जो है सिविल दीवानी, तो सिविल में यहाँ पे वरिष्ठ न्यायाधीश, इधर आपराधिक मामले में मुख्य दंडक प्रथम श्रेणी। ये खास नहीं है। ये प्रश्न देखिए कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा पद स्थापना उच्च न्यायालय के परामर्श से कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा पद स्थापना उच्च न्यायालय के परामर्श से कौन करते हैं? तो ये राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से जो है आपका लोक अदालत जो है प्रारंभ हो रहा है। और क्या करेंगे, अब आगे इसका एक पार्ट और लाएंगे, उसमें ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। आप लोग वीडियो को हमारे साथ जुड़ के देखते रहिए। सभी लोगों को धन्यवाद।